नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया है? क्या ईरान ने अब यह तय कर लिया है कि वो न्यूक्लियर बम बनाएगा? यह सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल कई बार इशारा कर चुका है कि वो न्यूक्लियर बम भी गिरा सकता है। अभी बीच में यह खबर आई कि अरब मुल्क जो हैं वो ऐसी दवाओं की पड़ताल कर रहे हैं, ऐसी दवाएं खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जो न्यूक्लियर अगर रिएक्शन कोई होता है तो उस समय मदद कर सके। देखिए, इजराइल एक शैतान मुल्क है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं। और सब जानते हैं कि इजराइल के पास इल्लीगल एटॉमिक बम हैं और अच्छे खासे हैं। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जिन्होंने यह बात कही थी कि इजराइल गलत तरीके से एटॉमिक बम बना रहा है और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या हो गई थी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी हत्या सामान्य नहीं थी, उसके पीछे मोसाद और सीआईए का हाथ हो सकता था। अमेरिका में एक कानून है कि जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया है और उसके यहां एटॉमिक प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर वो सैंक्शन लगाते हैं। ईरान ने साइन किया है, इसके बावजूद सैंक्शन है। इजराइल ऐसा मुल्क है जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन भी नहीं किया है, उसके पास एटॉमिक बम है और अमेरिका ने उसके ऊपर कोई बैन लगाना तो छोड़ दीजिए, लगभग अपनी गोद में लेकर इजराइल को वो पालता है। ऐसे में यह बात बार बार कही गई है कि ईरान अगर न्यूक्लियर बम बना लेता है तो इजराइल का खतरा कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इजराइल यह हिम्मत नहीं करेगा कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर पाए। वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया ने जब न्यूक्लियर बम बना लिया तो अमेरिका जितना भी बम के, लेकिन हमला करने की हिम्मत वहां पर नहीं कर पाता है। अब यह बात बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि आयतुल्लाह अली सैयद खामनेई जो थे, उनका फतवा था जिसकी वजह से ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा था। अभी यह खबर आई है और यह खबर आई है चाइना न्यूज नाम के एक ट्विटर हैंडल पे। मैं नहीं जानता हूं कि यह खबर कितनी सही है और कितनी गलत, क्योंकि आजकल ट्विटर पर दुनिया भर की खबरें चल रही हैं, सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह खबर यह बताती है कि नए जो वहां के सुप्रीम लीडर बने हैं, उन्होंने यह तय पाया है कि पुरानी जितनी ट्रीटीज इस बाबत की गई थी कि न्यूक्लियर बम हम नहीं बनाएंगे या न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर डेवलपमेंट को लेकर जितनी ट्रीटीज की गई थी, वो सारी ट्रीटीज कैंसिल करने का फैसला किया है और न्यूक्लियर बम बनाने का फैसला किया है। यह बहुत जल्दी हो सकता है। यह मुमकिन है कि यह खबर पूरी तरह से फेक न्यूज हो। यह बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फेक न्यूज बहुत सारी चल रही है। किसी चैनल पर मैं सुन रहा था कि नेतन्याहू मारा गया, यह खबर वो चला रहे थे। यह खबर फैली जरूर है, लेकिन ईरान तक ने जब यह दावा नहीं किया है तो हम कैसे सही मान लें। ऐसे ही कहा गया बेन गुवेर मारा गया, ईरान तक ने यह दावा नहीं किया है कि बेन गुवेर मारा गया। ऐसे ही मोसाद के जो चीफ हैं डेविड बर्नियर, उनके मरने की खबर आई। जो वीडियो लगाया गया वो पिछले बार का वीडियो था, जो 12 रोजा जंग हुई थी उसके दौरान का वीडियो था। ऐसे ही इजराइल की तरफ से भी बहुत सारी फेक न्यूज चल रही हैं। वहां से ये न्यूज चली कि जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं उनको ही मार दिया गया। तो बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है। एक फेक न्यूज शायद कल आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक आदमी का फोटो आया और कहा गया कि बहरीन की गवर्नमेंट ने इस हिंदुस्तानी को गिरफ्तार किया है जासूसी के लिए। मैंने जांच की और जांच करने के तुरंत बाद मैंने अपने ट्विटर और फेसबुक पर लगाया कि यह पूरी तरह से फेक न्यूज है, इसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है, इसलिए चाइना न्यूज की जो खबर आई है इसको भी मैं पूरी तरह से सही नहीं मान रहा हूं। लेकिन यह एक संभावना जरूर है कि जिस तरह से लगातार 2 बार ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, ईरान यह डिसाइड करे कि अब हमको न्यूक्लियर बम बना लेना चाहिए। एक बात देखिए आप, ईरान के इस समय अगर 3 कोई दोस्त हैं जिनके ऊपर वो भरोसा करता है तो वो कौन है? रशिया है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। अभी जो सेकंड ग्रैंड लीडर, वहां के सुप्रीम लीडर शहीद हुए हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत कम मुल्कों में गए थे और जिन मुल्कों में गए थे उनमें चाइना और नॉर्थ कोरिया शामिल है। ये तीनों ऐसे मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर ताकत है। रशिया के पास न्यूक्लियर पावर है, चाइना के पास न्यूक्लियर पावर है और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है। और ये तीनों मदद कर सकते हैं और करते हैं ईरान की न्यूक्लियर पावर डेवलप करने में। यह भी तय बात है कि 12 रोजा जंग के दौरान जो दावे किए गए थे, ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर बम बनाने की वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। जितना यूरेनियम उसने डेवलप किया था वो सब खत्म कर दिया गया है। तब भी आपसे मैंने कहा था कि ऐसा अगर हुआ होता तो उस पूरे इलाके में न्यूक्लियर रेडिएशन होता, वो ईरान के अंदर ही नहीं अरब वर्ल्ड में भी महसूस किया जाता। ऐसा नहीं हुआ था, वो दिखावे का एक हमला था जिससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था।
यानी ईरान के पास अभी भी 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। ऐसे में वाकई अगर वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहे और जाहिर तौर पर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की उसको सहायता मिलेगी, तो यह बमुश्किल महीने 2 महीने की बात है कि वो न्यूक्लियर बम तैयार कर ले। इसीलिए यह खबर सही हो या नहीं हो, यह सवाल जरूर हमारे सामने हाजिर है कि क्या ईरान न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है। पिछले दिनों 2 वहां पर भूकंपों की खबर आई, 2 भूकंप हुए। ये क्या थे? ये वाकई भूकंप थे या कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है? इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं। अगर यहां बैठ के हमें पता है कि इजराइल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, धमकी दे रहा है ईरान के ऊपर, तो ईरान के भी IRGC और लीडरान को यह अच्छी तरह से पता ही होगा, हमसे ज्यादा पता होगा। उनके पास तो सारी इंटेलिजेंस होती है, इतनी पक्की इंटेलिजेंस होती है कि कल मोसाद का हेडक्वार्टर उन्होंने तेल अवीव के अंदर उड़ा दिया। कौन कहां है सबकी खबर होती है। खबर आई, और यह भी इजरायली चैनल से खबर आई कि मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी इस वार को लेकर, और उसके बाद वो सारे के सारे भागे जब सायरन बजा, तो क्योंकि उस जगह को ईरान ने निशाना बनाया। थोड़ा अगर टाइम आगे पीछे हो गया होता तो बहुत सारे उनके मिनिस्टर्स इस समय तक कब्र में होते। तो जाहिर तौर पर ईरान के पास बहुत सारी जानकारियां हैं। यह जानकारी भी हो सकती है कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता है इजराइल। इस्तेमाल तो अमेरिका भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका इस्तेमाल करेगा इसका अंदेशा कम है, इजराइल इस्तेमाल करेगा इसका अंदेशा है। तो ऐसे अंदेशे जब उसके सामने हैं, तो क्या वो भी न्यूक्लियर बम बना रहा है या बना चुका है? सारी दुनिया के सामने यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुई है। अभी तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नीचे माइन लगाई गई है और एक भी जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहा है। और सिर्फ इतने से यह हुआ है कि सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में LPG के लिए लाइन लगी हुई है। अयोध्या से खबर आई कि वहां जो किचन चलता है, वहां पे नोटिस लगी हुई है कि गैस नहीं है, LPG नहीं है, इसलिए किचन को बंद कर दिया गया है। और ये मैं सिर्फ आपको हिंदुस्तान का किस्सा बता रहा हूं, सारी दुनिया में हालत खराब है गैस और तेल नहीं मिलने से। तो अभी तो इस जंग के जो अभी मिडिल ईस्ट में है महदूद, इस जंग के जो असरात हैं वो सारी दुनिया में इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो इसके असरात तो सारी दुनिया में इतने खतरनाक तरीके से दिखाई देंगे जिसकी अभी कल्पना करना, जिसका अभी तसव्वुर कर पाना भी हमारे लिए बेहद मुश्किल है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की मैंने बात की, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ट्रंप। उसने यह कहा था कि जो तेल के जहाज जाएंगे उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए नेवी लगेगी, अमेरिकन नेवी उसके अगल बगल लगेगी ताकि उस पर कोई हमला ना हो पाए। एक बात तो यह कि जब पानी के अंदर माइन बिछा हुआ है तो अगल बगल नेवी लग के कर क्या लेगी। और दूसरी बात, उससे आगे की बात यह है कि उनकी नेवी ने इस बात से मना कर दिया कि जो तेल के शिपमेंट जा रहे हैं हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उस इलाके में खतरा बहुत है। अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत नेवी, अमेरिका की नेवी, इस बात से मना कर रही है, इस बात से इंकार कर रही है कि वो तेल के शिपमेंट्स की सुरक्षा करके ले जा सकती है। उसको यह डर है, उसको यह खदशा है, उसको यह अंदेशा है कि अगर वो तेल की जहाजरानी जो जाती हैं, जो तेल के शिप्स जाते हैं, उनके अगल बगल उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए चली, तो सीधे उनके ऊपर हमला हो सकता है और जबरदस्त नुकसान हो सकता है। ट्रंप बार बार कहता है कि अमेरिका वहां से जो ऑयल कंपनीज के जहाजें हैं उनको निकालने को तैयार है, लेकिन ट्रंप की आर्मी इस बात के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जब से जंग शुरू हुई है, ईरान 11 मिलियन बैरल तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते चाइना को भेज चुका है। यानी अपना तेल वो हटा रहा है, चाइना में जमा कर रहा है। चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इकट्ठा हो रहा है। बांग्लादेश को अभी खबर आई कि छूट दे दी ईरान ने कि ठीक है, आप अपने ऑयल टैंकर लेकर जा सकते हो, तो बांग्लादेश में भी तेल पहुंच जाएगा, वहां भी दिक्कत नहीं होगी। यानी ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो हमारे दोस्त होंगे उनको तो हम तेल ले जाने देंगे, लेकिन जो हमारे दुश्मन होंगे उनको हम तेल नहीं ले जाने देंगे। और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें ट्रंप कर रहा है, धमकियां दे रहा है, धमकियों के जबरदस्त जवाब उसको मिल रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। एक और मसला बहुत बड़ा हो गया है, टर्की को लेकर बहस चल रही है। यूरोपियन नेशन खास तौर पे टर्की को कोस रहे हैं कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। टर्की ने क्या किया, मैंने कल आपको बताया था कि अजरबैजान पर हमला हुआ था।
हमला टर्की के अंदर भी हुआ था। ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया कि हमने कोई हमला नहीं किया था। अब हालत यह है कि अजरबैजान ईरान में गेहूं से लेकर, दवाओं से लेकर, आटे से लेकर इमदाद के सामान पहुंचा रहा है। यह दोस्त कहां पहुंचाया जा सकता है? यह केवल दोस्त कर सकता है। तो अजरबैजान उस हमले के बावजूद अगर ईरान से दोस्ती कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि अजरबैजान को पूरा भरोसा है कि वो जो मिसाइल गिरी थी वो ईरान ने नहीं भेजी है। नंबर एक। नंबर दो, टर्की ने ईरान के खिलाफ किसी लड़ाई में जाने की बात तो छोड़ दीजिए। ईरान और टर्की की बातचीत यह हुई है कि टर्की के ऊपर जो हमला हुआ था, दोनों मिलकर इस बात की जांच करेंगे कि किसने हमला किया था। टर्की को यह अंदेशा है कि बहुत मुमकिन है इजराइल ने यह हमला किया हो। और इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर की वो बात याद कीजिए जिसमें उसने कहा था कि ईरान को निपटाने के बाद हम टर्की पर हमला करेंगे, क्योंकि दो ही सबसे मजबूत ताकतें हैं उस इलाके में, या तो ईरान है या टर्की है, जिसके पास बेहद शानदार आर्मी है, जिसके यहां अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे हुए हैं, और जो एक हिस्टोरिकल कंट्री तो है ही, ऑटोमन साम्राज्य का बेस तो वहीं टर्की में था। तो टर्की इस बात को जानता है कि इजराइल उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कि टर्की ने इजराइल को बहुत माल दिया है। जिस समय गजा से वार चल रहा था, टर्की से लगातार बिजनेस जारी था। एर्दोगान रोज घोषणा करते थे कि हमने इजराइल के साथ सारी खरीदो फरोख्त बंद कर दी है, सारी तिजारत बंद कर दी है, लेकिन जहाजें दूसरे दूसरे नामों से टर्की से इजराइल में जाती थी। लेकिन अब शायद उनके भी समझ में आ गया है कि ग्रेटर इजराइल टर्की तक भी पहुंच सकता है। अगर ईरान कमजोर हुआ तो टर्की के ऊपर भी हमला हो सकता है। इसीलिए इस बार एर्दोगान बड़े कंट्रोल में है, ज्यादा बयान उनके नहीं आ रहे। उन्होंने इस बात की मजम्मत की कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जिस तरह से हमला किया वो ठीक नहीं था। आयतुल्लाह खामनेई को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इस जंग में ना शामिल होने की बात बहुत साफ की। कहा कि हम ना ईरान के साथ हैं ना इजराइल के साथ हैं, लेकिन अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। यानी टर्की से जो उम्मीद पाली थी इजराइल ने, वो तो कम से कम पूरा नहीं कर रहा है। और यही होशियारी है, क्योंकि यह तय बात है कि जिस दिन ईरान बर्बाद हो गया, अगला नंबर टर्की का आएगा। टर्की ने एक और काम किया है। इन लोगों की प्लानिंग यह थी कि जैसे सीरिया में सैनिक घुसे थे और सीरिया पर कब्जा हो गया था, वैसे ही टर्की के तरफ से कुर्द और बाकी घुसेंगे ईरान के अंदर और ईरान पर कब्जा हो जाएगा। कुर्दों के जिस तरह के बयान आए हैं, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि टर्की ने उनको क्लियर किया है कि नहीं, हमारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी अगर तुम ईरान के ऊपर हमला करोगे। इसीलिए कुर्द भी खामोश हो गए। और एक और बात है, असल ताकत ईरान की अंदर की ताकत है। बाहर की ताकत तो जो है वो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद टर्की को भी यही थी कि ईरान के अंदर शायद विद्रोह शुरू हो जाए, और ऐसे में जो उसका कुर्दों वाला इलाका है वो टर्की के कब्जे में जा सकता है। लेकिन ईरान के अंदर क्या हुआ? शिया मुसलमान तो आए ही, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो। और मैं आपको बताऊं कि ईरान के अंदर जो यहूदी हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा यहूदी अगर इजराइल के बाद कहीं है तो वो ईरान में है। ईरान के यहूदियों की बाकायदा तस्वीरें और वीडियोस आई जिसमें वो ईरान के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो ईरान के अंदर जिस तरह की एकता थी, ईरान के लोग जिस तरह से साथ खड़े हुए, टर्की से लेकर अरब मुल्कों और इजराइल तक के समझ में आ गया कि ईरान को तोड़ना आसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि टर्की ने कोई पक्ष लेने की जगह अलग रहना तय किया और यह भी कहा कि हम अपने ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। बहरीन से एक वीडियो आया है, शायद आपने पहले भी देखा हो। बहरीन के एक जर्नलिस्ट साहब ये वीडियो जारी करते हैं और दिखाते हैं बहरीन में किस तरह की तबाही हुई है। दरअसल ये वीडियो जो हैं, ये भी एक चेतावनी है किसी भी मुल्क के लिए जो आसपास के हैं कि अगर आप ईरान पे हमला करेंगे तो हम किस तरह का हमला करने वाले हैं। हम कतई किसी भी हालत में कोई मरवत नहीं करेंगे, हम पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे, चाहे आपका मुल्क कोई सा हो। अब जाके ईरान ने यह कहा है कि अगला हमला जो होने वाला है वो फाइनेंशियल सेक्टर पे होने वाला है, यानी अमेरिकी बैंकों पर होने वाला है, अमेरिकी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पे होने वाला है। और जनता से कहा है कि इनसे दूर रहें। इसका मतलब क्या है? अमेरिका को फाइनेंशियली तोड़ना चाहता है ईरान। जानता है कि ये जो डेमन है, ये जो शैतान है, इसकी जान जिस तोते में है उसका नाम है पैसा। अमेरिका एक ऐसा समाज है, एक ऐसा देश है जो पैसों के लिए जीता है और पैसों के लिए मरता है।
तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला होना शुरू हुआ, डेटा सेंटर तो पहले ही उड़ा चुके हैं, तो अमेरिका की हालत और खराब होगी। अमेरिका और जल्दी जंग खत्म करेगा और अमेरिका ईरान की शर्तें मानने पर मजबूर होगा। और एक और बात है कि अरब मुल्क दोबारा इन सेंटर्स को अपने यहां बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो अब अगला हमला जो खबर आ रही है वो ये है कि इस तरह के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उन पर होगा। एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं, एक तरफ अमेरिका के अखबार कई बार ये खबरें चला रहे हैं कि ईरान के पास हथियार खत्म हो गए हैं, और ईरान कह रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला तो हम करने वाले हैं। अभी तक के हमले में जितना तेल अवीव और इजराइल तबाह हुआ है, उससे ज्यादा तबाही अगले 2-3 दिनों में हम लेकर आएंगे, ये ईरान कह रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग के क्या हालात हैं, खासतौर पे तब जब अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटर्स तक ये बात कह रहे हैं कि इस जंग में हम बुरी तरह से नाकामयाब हुए हैं। जब इजराइल के अंदर बवाल मचा हुआ है, पूरा इजराइल खाली है, जब इजराइल की सड़कें खाली हैं और इजराइल के बंकरों में, सेंटर्स में लोग घबराए हुए कई कई दिन से बैठे हैं, और इजराइल के नेता कह रहे हैं कि हो सकता है साल भर तक आपको बंकर में ऐसे ही बैठना पड़े, और उधर ईरान की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम है, ईरान की सड़कों पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और ईरान का रहने वाला हर इंसान शहादत के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह की ये जंग चल रही है। और यही वजह है कि 10 दिन के अंदर इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आए हैं, दोनों अब एग्जिट के रास्ते तलाश रहे हैं कि कैसे इसमें से बाहर निकले। हालांकि कुछ भी होगा, ट्रंप यही कहेगा हम जीते, लेकिन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये दुनिया भी देख रही है और आप भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितने अपडेट्स हो सकें आप तक लेकर आए। कभी 3 वीडियोस हम करते हैं, कभी 2 वीडियोस करते हैं, जैसी भी जरूरत होती है। और साथ में हमारी कोशिश ये भी होती है कि जो फेक न्यूज ट्विटर वगैरह पर फैला हुआ है उसके बारे में भी आपको बताएं, ताकि गलत खबरें जो आप तक पहुंच रही हैं वो ना पहुंचे। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर जो QR कोड है या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा पिन कमेंट है, उसमें जो लिंक दिया हुआ है, जहां से आपको बेहतर लगे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, अपनी मोहब्बत हमारे लिए दिखा सकते हैं, क्योंकि वही हमारी ताकत है जिसके दम पर बिना डरे, बिना झुके और बिना रुके हम लगातार सच बोलते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।